हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम आवास योजना के तहत मध्य प्रदेश में गृह प्रवेशम योजना का उद्घाटन किया। इसके तहत 5,21,000 लोगों को आवास दिया गया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम ने इस योजना का उद्घाटन किया। वहीं इस वर्चुअल कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद रहे। गरीबों को आशाना देने के बाद पीएम मोदी ने कहा कि आज मध्य प्रदेश के लगभग 5.25 लाख गरीब परिवारों को उनके सपनों का पक्का घर मिल रहा है। हमारे देश में कुछ दलों ने गरीबी दूर करने के लिए नारे बहुत लगाए, लेकिन गरीबों को सशक्त करने के लिए काम नहीं किया। एक बार जब गरीब सशक्त होता है तो उसमें गरीबी से लड़ने का हौसला आता है। पीएम मोदी ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गांव में बने ये 5.25 लाख घर सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है। ये 5.25 लाख घर देश में सशक्त होते गरीबों की पहचान है। ये 5.25 लाख घर बीजेपी सरकार की सेवा भाव की मिसाल है। पीएम मोदी ने कहा कि महिलाओं की परेशानियों को दूर करने के लिए हमने हर घर जल पहुंचाने का बीड़ा भी उठाया है। बीते 2.5 साल में इस योजना के तहत देश भर में 6 करोड़ से अधिक परिवारों को शुद्ध पेयजल कनेक्शन मिल चुका है। गृह प्रवेशम के कार्यक्रम में सीएम शिवराज ने कहा कि हम गरीबों को उनका अधिकार दे रहे हैं। पीएम मोदी गरीबों की जिंदगी में नया सवेरा ला रहे हैं। बीजेपी की सरकार पहले गरीबों की है। उन्होंने ये भी कहा कि पीएम मोदी केन बेतवा परियोजना लेकर आ रहे हैं। इसके साथ ही सीएम ने कहा कि सितंबर महीने तक अन्नपूर्णा योजना जारी रहेगी। भारतीय जनता पार्टी की संसदीय दल की बैठक आज अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में संपन्न हुई। इस बैठक में संसदीय दल के सभी नेता शामिल हुए। इस मीटिंग में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहले ही पहुंचे थे। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए और सांसदों को संबोधित किया। बैठक में पीएम ने सभी सांसदों को 1 अप्रैल से 14 अप्रैल तक एक खास कार्यक्रम का खाका दिया है। उन्होंने सांसदों से कहा कि 6 अप्रैल को पार्टी अपना स्थापना दिवस मनाएगी। 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती है और ऐसे में सभी सांसद अपने अपने क्षेत्र में जाएं और लोगों को सरकारी योजनाओं के बारे में विस्तार से बताएं। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में हुई हिंसा के बाद राज्य में सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के बीच जंग छिड़ी हुई है। बंगाल की ताजा स्थिति को लेकर अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंगाल बीजेपी के सांसदों के साथ बैठक करेंगे। बताया जा रहा है कि कल पीएम मोदी ने सभी सांसदों को ब्रेकफास्ट पर बुलाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल में श्री हरिचंद ठाकुर की 211वीं जयंती पर आयोजित मतवा धर्म महामेला को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करेंगे। बता दें कि हरिचंद ठाकुर ने स्वतंत्रता से पहले अविभाजित बंगाल में अपना पूरा जीवन वंचितों, दबे कुचले लोगों की बेहतरी के लिए समर्पित किया, जिन्हें पीएम मोदी आज नमन करेंगे। 12 सूत्री मांगों को लेकर ट्रेड यूनियनों की हड़ताल का आज दूसरा और आखिरी दिन है। पहले दिन ट्रांसपोर्ट और बैंकिंग से जुड़े काम ठप रहे। इसका असर देश भर में पड़ा। आज दूसरे दिन भी बंद का असर नजर आ सकता है। बता दें कि बैंकों की निजीकरण, अन्य सरकारी कंपनियों को बेचने के विरोध में ये यूनियन बंद पर गए हैं। कच्चे तेल की कीमतें लगातार नीचे आ रही हैं। सोमवार को भी कच्चे तेल के दाम 450 रुपए प्रति बैरल गिरकर 8,120 रुपए बैरल हो गए। वहीं इसके बावजूद देश में पिछले 8 दिनों से पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़नी जारी है। आज भी 8 दिन में 7वीं बार तेल के दाम बढ़ाए गए हैं। पेट्रोल की कीमत में 80 पैसे और डीजल में 70 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी कर दी गई है। पूरे देश में पिछले 8 दिनों में 7वीं बार पेट्रोल डीजल के दाम में बढ़ोतरी हुई है। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में आज पेट्रोल के दाम में 88 पैसे लीटर महंगा हो गया है, जिसके बाद पेट्रोल की कीमत 112 रुपए 50 पैसे हो गई। वहीं डीजल की कीमत 75 पैसे बढ़ने के बाद इसकी कीमत 95 रुपए 86 पैसे हो गई है। देश भर के साथ छत्तीसगढ़ में भी पेट्रोल डीजल के दाम में बढ़ोतरी हुई है। रायपुर में आज पेट्रोल के दाम 83 पैसे बढ़े हैं, जिसके बाद पेट्रोल की कीमत 106 रुपए 6 पैसे हो गई है। तो वहीं डीजल के दाम में 84 पैसे की बढ़त के साथ 97 रुपए 37 पैसे प्रति लीटर हो गई है। क्रिसिल रिसर्च की एक रिपोर्ट के मुताबिक ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के नुकसान की भरपाई के लिए पेट्रोल डीजल की कीमत में 15 से 20 रुपए का इजाफा करना होगा। इस लिहाज से देखें तो पेट्रोल डीजल की कीमत में अभी और 18 रुपए की बढ़ोतरी हो सकती है। देश में जानलेवा कोरोना वायरस महामारी के नए मामलों में आज मामूली गिरावट दर्ज की गई। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 1,259 नए केस सामने आए और 35 लोगों की मौत दर्ज की गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक कल देश में 1,705 लोग ठीक हुए, जिसके बाद अब एक्टिव मामलों की संख्या घटकर 15,378 पर पहुंची है।
राष्ट्रव्यापी टीकाकरण मुहिम के तहत अब तक कोरोना वायरस रोधी टीकों की 13 करोड़ से ज्यादा खुराक दी जा चुकी है। कल 25,920,407 डोज दी गई। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक स्वास्थ्य कर्मियों, कोरोना योद्धाओं को 2 करोड़ से ज्यादा एहतियाती टीके लगाए गए। राजधानी रायपुर में स्वास्थ्यकर्मी आज से स्कूलों में जाकर टीका लगा रहे हैं। इसके लिए जिले के 40 स्कूलों को चिन्हित किया गया है। अब तक जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज में टीका लगाया जा रहा था। अब जल्द ही लक्ष्य पूरा करने के लिए स्वास्थ्य और शिक्षा विभाग ने तैयारियां कर ली हैं। बता दें कि 12 से 14 साल के बच्चों को फोकस किया जाएगा। मध्य प्रदेश में 12 से 14 साल के बच्चों के वैक्सीनेशन में रफ्तार काफी धीमी हो चुकी है। स्कूल रीओपन होने के बाद भी केवल करीब 5,000 बच्चों को ही टीका लग सका है। 250 कैंप लगाने के बाद भी बच्चे नहीं पहुंच रहे हैं। बता दें कि स्वास्थ्य विभाग ने रोजाना औसतन 10,000 बच्चों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा है। प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पीईबी आरक्षक भर्ती परीक्षा में हुई कथित गड़बड़ी पर कहा है कि रिजल्ट स्पष्ट आया है और अगर किसी ने इस तरह का कूट रचित काम किया है तो उसकी जानकारी दें। साथ ही गृह मंत्री ने यह भी कहा कि मामले में वरिष्ठ अधिकारियों को मैप आईटी के माध्यम से जांच के निर्देश दिए गए। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा के ट्वीट पर प्रतिक्रिया दिया है। उन्होंने कहा कि कश्मीर में मकान बनना शुरू हो चुका है और ये 2 राज्यों का मामला है। वहीं तन्खा के ट्वीट पर गृह मंत्री ने कहा कि जो सवाल उठा रहे हैं वो भी सामने आए और खुलकर बताएं कि वो क्या चाहते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने अपने निवास पर पूर्व कैबिनेट की चिंतन बैठक बुलाई है। 4 अप्रैल को होने वाली इस बैठक में सरकार के समय हुए जनहितैषी योजनाओं के प्रचार और प्रसार की जिम्मेदारी दी जाएगी। बैठक में कांग्रेस के फ्रंट ऑर्गेनाइजर के प्रमुख भी शामिल होंगे। भोपाल में बिजली आउटसोर्स कर्मचारियों को ऊर्जा मंत्री ने बोनस के निर्देश जारी कर कर्मचारियों को तोहफा दिया है। हर साल आउटसोर्स बिजली कर्मचारियों को 7,000 रुपए का बोनस मिलेगा। ऊर्जा मंत्री ने जानकारी देते हुए सभी आउटसोर्स कर्मचारियों को बधाई दी। रायपुर में स्कूलों के सफाई कर्मचारी भी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। बता दें कि आज प्रदर्शनकारी शिक्षा मंत्री के बंगले का घेराव करने वाले थे, लेकिन जिला प्रशासन ने रैली निकालने की अनुमति नहीं दी। प्रदेश के लगभग 44,000 से ज्यादा सफाई कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं। ट्रेड यूनियन के प्रदेशव्यापी हड़ताल का आज दूसरा दिन है। ट्रेड यूनियन की हड़ताल से बैंक, टेलीकॉम समेत कई सेक्टर के कामकाज प्रभावित हो रहे हैं। बता दें कि प्रदर्शनकारी केंद्र की नीतियों के खिलाफ हड़ताल कर रहे हैं। भोपाल नगर निगम के बजट को आज मंजूरी मिल सकती है। बताया जा रहा है कि ये बजट करीब 2,000 करोड़ से 2,700 करोड़ के बीच का होगा। बजट में सीवेज टैक्स को मंजूरी मिलने की उम्मीद है। वहीं केंद्र सरकार की अमृत 2 मिशन के तहत करीब 1,300 करोड़ के निर्माण की भी तैयारी है। जशपुर जिले में वनकर्मियों की हड़ताल को दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी संघ का समर्थन मिला है। इसी क्रम में आज वनकर्मी और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन करेंगे। बता दें कि 21 मार्च से वनकर्मियों की हड़ताल लगातार जारी है। भिलाई के एक ही परिवार के 4 लोगों की सड़क हादसे में मौत हुई है। दरअसल परिवार के चारों लोग उत्तर प्रदेश के वाराणसी में सास का इलाज करवाने के लिए गए थे और वहां से वापस लौटते वक्त झांसी मिर्जापुर नेशनल हाईवे पर उनकी कार पेड़ से टकरा गई, जिससे इंजीनियर दंपत्ति, 11 वर्षीय बेटी और सास की मौत हो गई। नारायणपुर में आईडी की चपेट में आने से 2 जवान घायल हुए हैं। घायलों को जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया। बताया जा रहा है कि डीआरजी के जवान सर्चिंग पर निकले थे, तभी जिवला पदर मार्ग पर आईडी ब्लास्ट हो गया, जिसकी चपेट में आने से जवान घायल हो गए। रायगढ़ के तमनालपाली घाट पर खड़े डीजल टैंकों में अचानक आग लग गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। शहडोल वन परिक्षेत्र बेवहारी के जंगलों में भीषण आग लगी हुई है। आग अब पेट्रोल पंप के पास पहुंचने लगी है। वहीं मौके पर मौजूद ग्रामीण आग पर काबू पाने का प्रयास कर रहे हैं। बता दें कि वन अमले के कोई भी अधिकारी अभी तक नहीं पहुंचे हैं। भिलाई में सेक्सटॉर्शन मामले में गिरफ्तार आरोपी ने बड़ा खुलासा किया है। उसने बताया कि उसकी गैंग ने अब तक 910 लोगों को अपना शिकार बनाते हुए 3 करोड़ से अधिक की वसूली की है। बता दें कि आरोपी वकील अहमद को हरियाणा के मेवात से 14 मार्च को गिरफ्तार किया गया था। उसके खिलाफ कई राज्यों में केस दर्ज है। कवर्धा के पनेरिया रेंज के छिंदीडी गांव के जंगल में आग लगने की सूचना है। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम आग बुझाने में जुटी हुई है। दरअसल इस साल गर्मी आते ही जंगलों में आग लगने की घटनाएं बढ़ रही हैं। पेंड्रा जिले में पुलिस विभाग ने पुलिस तुहर द्वार कार्यक्रम शुरू किया है। कार्यक्रम के तहत चलित थाना से पुलिस गांव-गांव जाकर जाब्ता के बीच बेहतर संबंध बनाने का प्रयास कर रही है। बता दें कि पुलिस अधीक्षक ने सभी थाना प्रभारियों को अलग अलग ग्रामों में चलित थाना लगाए जाने के निर्देश दिए थे, जिसके तहत कई गांवों में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अंबिकापुर में रेल लाइन के विस्तार के कारण 37 दिनों के लिए अंबिकापुर जबलपुर ट्रेन रद्द कर दी गई। आज से 4 मई तक ट्रेन नहीं चलेगी, जिसके कारण यात्रियों
को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। बता दें कि जबलपुर के लिए एक ही ट्रेन होने के कारण यात्रियों की संख्या ज्यादा रहती है। सूरजपुर जिले के कुदरगर वन परिक्षेत्र में तेंदुए ने बकरी पर हमला कर दिया, जिससे बकरी की मौत हो गई है। बता दें कि इन दिनों जिले के जंगलों में भीषण आग लगी हुई है, जिसकी वजह से जानवर गांव की ओर पलायन कर रहे हैं। वहीं जंगली जानवरों के दिन दहाड़े गांव में आने से ग्रामीण भी दहशत में हैं। प्रदेश में लगातार गर्मी बढ़ रही है। मार्च के महीने में ही मई वाली गर्मी का एहसास होने लगा है। राजस्थान से आ रही हवाओं की वजह से गर्मी बढ़ रही है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर पश्चिम से गर्म और शुष्क हवा से तापमान में बढ़ोतरी होगी और आने वाले दिनों में गर्मी और बढ़ने के आसार जताए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में मंत्रियों को विभागों का बंटवारा कर दिया गया है। ब्रजेश पाठक को स्वास्थ्य और चिकित्सा मंत्रालय सौंपा गया है, जबकि स्वतंत्र देव सिंह को जल शक्ति मंत्री बनाया गया। चौधरी लक्ष्मी नारायण को गन्ना विकास मंत्री का प्रभार सौंपा गया। इसके अलावा यूपी चुनाव से कुछ महीने पहले कांग्रेस से बीजेपी में गए जितिन प्रसाद को सीएम योगी ने लोक निर्माण विभाग की जिम्मेदारी दी है। वाशिंगटन स्थित इंटरनेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स एंड रिलीजियस फ्रीडम ने माना है कि कश्मीरी पंडितों का 1989 से 1991 के दौरान नरसंहार किया गया था। रविवार को हुई विशेष सुनवाई में करीब 12 कश्मीरी पंडितों ने गवाही देते हुए अपने परिजनों के साथ हुए जुल्मों की दास्तां पेश की। आयोग ने भारत सरकार और जम्मू कश्मीर की सरकार को इसे नरसंहार मानते हुए दोषियों को सख्त सजा का आह्वान किया। महिलाओं की आजादी पर कड़े से कड़े प्रतिबंध लगाने के लिए मशहूर तालिबान अब अफगानिस्तान में पुरुषों पर भी कई तरह की पाबंदियां लगा रहा है। हाल ही में तालिबानी शासन ने पुरुषों के लिए एक आदेश जारी किया है। इसके तहत सरकारी कर्मचारियों को दाढ़ी रखने के आदेश दिए गए हैं। आदेश नहीं मानने पर नौकरी से निकाल दिया जाएगा। पाकिस्तान की इमरान सरकार के खिलाफ संसद में अविश्वास प्रस्ताव पेश हो गया है। इस पर 31 मार्च को बहस और फिर वोटिंग होगी। सरकार बचाने के लिए इमरान ने सबसे बड़े सूबे पंजाब में अपनी पार्टी का सीएम हटाकर गठबंधन छोड़कर जा रहे सहयोगी को कुर्सी सौंप दी है। उधर विपक्षी गठबंधन पाकिस्तान डेमोक्रेटिक फ्रंट ने शहबाज शरीफ को पीएम फेस के तौर पर चुना है। चीन के लिए पीएम इमरान अब सिरदर्द बन चुके हैं। वो चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी CPEC के लिए अड़चन बनते जा रहे हैं। दरअसल चीन का ड्रीम प्रोजेक्ट CPEC इमरान राज में पटरी से उतर गया है। इमरान के विरोधी खेमे से आ रहे बयान भी इस बात का सबूत है। वहीं उन्हें गद्दी से उतारने की स्क्रिप्ट चीन में ही तैयार हुई है। इजराइल के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट का 2 अप्रैल को प्रस्तावित 4 दिवसीय भारत का दौरा टाल दिया गया है। दरअसल फैसला उनके कोविड पॉजिटिव आने के बाद लिया गया। नफ्ताली का ये पीएम के रूप में पहला भारत दौरा था। अमेरिका के रक्षा विभाग पेंटागन में कहा है कि पूर्वी यूरोप में नाटो की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए वो नौसेना के 6 विमान तैनात कर रहा है। ये विमान इलेक्ट्रॉनिक युद्ध में विशेषज्ञता रखते हैं। इसके अलावा अमेरिका पूर्वी यूरोप में लगभग 240 नौसैनिकों को तैनात कर रहा है। रूस और यूक्रेन के बीच जंग 34वें दिन भी जारी है। रूसी सेना लगातार यूक्रेनी शहरों में मिसाइलें दाग रही है। रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया जा रहा है। वहीं मारियोपोल शहर में सबसे ज्यादा तबाही हुई है। ये शहर 90% खंडर में तब्दील हो चुका है। मारियोपोल के मेयर ने कहा है कि हमले के बाद से अब तक लगभग 5000 लोग मारे गए हैं। वहीं शहर में अब भी 1.5 लाख लोग फंसे हुए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि वो पुतिन को सत्ता से हटाने वाले बयान को लेकर माफी नहीं मांगेंगे। हालांकि बाइडेन ने कहा कि मैं अपनी बात से पीछे नहीं हट रहा हूं। मैं नीति परिवर्तन की बात कर रहा हूं। मैंने जो महसूस किया वो कहा और मैं इसके लिए माफी नहीं मांगूंगा। यूक्रेन ने मंगलवार से रूस के साथ शुरू हो रही वार्ता में सीज फायर का रास्ता खुलने की उम्मीद जताई, लेकिन अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि पुतिन सुलह के मूड में नहीं है। वहीं ब्रिटेन ने ऐलान किया है कि वो यूक्रेन को स्टार स्ट्रीक सिस्टम देगा। रूस ने परमाणु हमले की धमकियां दी हैं, जिसके बाद ब्रिटेन ने यह फैसला लिया। ब्रिटेन की तरफ से रूस को एक ऑफर दिया गया है। ब्रिटेन की विदेश मंत्री लीज ट्रस ने कहा है कि अगर रूस जंग को खत्म करता है और यूक्रेन से अपनी सेना को वापस बुलाता है तो ब्रिटेन रूस और उसकी कंपनियों पर लगे प्रतिबंध हटा देगा। रूस यूक्रेन के बीच अब तक 28 फरवरी, 1 मार्च और 7 मार्च को शांति वार्ता हो चुकी है, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद कोई ठोस नतीजा अब तक नहीं निकल सका है और इसलिए दोनों ही देशों के नेताओं के मंगलवार को एक बार फिर से तुर्की के शहर इस्तांबुल में बैठक होने वाली है। इस दौरान जंग को रोकने को लेकर दोनों देशों के नेता बात कर सकते हैं। यूक्रेन में अब तक 78,000 करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका है। राजधानी कीव, लीव समेत कई शहरों के रिहायशी इलाके पूरी तरह से बर्बाद हो गए हैं। वहीं खार्किव के 30% से अधिक नागरिक युद्ध के चलते शहर छोड़कर जा चुके हैं। रॉकेट हमले में एक तेल डिपो प्रभावित हुआ है। पिछले कुछ दिनों में रूसी मिसाइलों ने 6 तेल डिपो को तबाह कर दिया है।
यूक्रेन फोर्सेस की एक स्पेशल यूनिट ने दावा किया है कि उसने कीव की तरफ जा रही रूसी सेना के एक 64 किलोमीटर के काफिलों को तबाह कर दिया है। द गार्जियन की खबर के मुताबिक यूक्रेन के 30 सैनिकों की एक विशेष यूनिट ने ड्रोन की मदद से रूसी सैनिकों के एक लंबे काफिले पर एक के बाद एक कई हमले किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम आवास योजना के तहत मध्य प्रदेश में गृह प्रवेशम योजना का उद्घाटन किया। इसके तहत 5,21,000 लोगों को आवास दिया गया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम ने इस योजना का उद्घाटन किया। वहीं इस वर्चुअल कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद रहे। गरीबों को आशाना देने के बाद पीएम मोदी ने कहा कि आज मध्य प्रदेश के लगभग 5.25 लाख गरीब परिवारों को उनके सपनों का पक्का घर मिल रहा है। हमारे देश में कुछ दलों ने गरीबी दूर करने के लिए नारे बहुत लगाए, लेकिन गरीबों को सशक्त करने के लिए काम नहीं किया। एक बार जब गरीब सशक्त होता है तो उसमें गरीबी से लड़ने का हौसला आता है। पीएम मोदी ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गांव में बने ये 5.25 लाख घर सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है। ये 5.25 लाख घर देश में सशक्त होते गरीब की पहचान है। ये 5.25 लाख घर बीजेपी सरकार की सेवा भाव की मिसाल है। पीएम मोदी ने कहा कि महिलाओं की परेशानी को दूर करने के लिए हमने हर घर में जल पहुंचाने का बीड़ा भी उठाया है। बीते 2.5 साल में इस योजना के तहत देश भर में 6 करोड़ से ज्यादा परिवारों को शुद्ध पेयजल कनेक्शन मिल चुका है। गृह प्रवेशम के कार्यक्रम में सीएम शिवराज ने कहा कि हम गरीबों को उनका अधिकार दे रहे हैं। वहीं पीएम मोदी गरीबों को जिंदगी में नया सवेरा ला रहे हैं। बीजेपी की सरकार पहले गरीबों की है। उन्होंने ये भी कहा कि पीएम मोदी केन बेतवा परियोजना लेकर आए हैं। इसके साथ ही सीएम ने कहा कि सितंबर महीने तक अन्नपूर्णा योजना जारी रहेगी। भारतीय जनता पार्टी की संसदीय दल की बैठक आज अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर में संपन्न हुई। इस बैठक में संसदीय दल के सभी नेता शामिल हुए। वहीं इस मीटिंग में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहले ही पहुंचे थे। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए और सांसदों को संबोधित किया। बैठक में पीएम ने सभी सांसदों को 1 अप्रैल से 14 अप्रैल तक एक खास कार्यक्रम का खाका दिया। उन्होंने सांसदों से कहा कि 6 अप्रैल को पार्टी अपना स्थापना दिवस मनाएगी। 14 अप्रैल को अम्बेडकर जयंती है और ऐसे में सभी सांसद अपने अपने क्षेत्र में जाएं और लोगों को सरकारी योजनाओं के बारे में विस्तार से बताएं। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में हुई हिंसा के बाद से राज्य में सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के बीच जंग छिड़ी हुई है। बंगाल की ताजा स्थिति को लेकर अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंगाल बीजेपी के सांसदों के साथ बैठक करेंगे। बताया जा रहा है कि कल पीएम मोदी ने सभी सांसदों को ब्रेकफास्ट पर बुलाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल में श्री हरिचंद ठाकुर की 211वीं जयंती पर आयोजित मथुरा धर्म महामेला को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करेंगे। बता दें कि हरिचंद ठाकुर ने स्वतंत्रता से पहले अविभाजित बंगाल में अपना पूरा जीवन वंचितों दबे कुचले लोगों को बेहतरी के लिए समर्पित किया, जिनको पीएम मोदी आज नमन करेंगे। लोकसभा में आज क्रिमिनल प्रोसीजर बिल पेश हो गया है। बिल में सजायाफ्ता का या आरोपी व्यक्ति की पहचान के लिए उसकी जैविक सैंपल, फिंगरप्रिंट, फुटप्रिंट और दूसरे तरह के सैंपल लिए जाने का प्रावधान किया गया है। ऐसे सैंपल का रिकॉर्ड 75 सालों तक संजोकर रखा जा सकेगा। उत्तर प्रदेश में मंत्रियों को विभागों का बंटवारा कर दिया गया है। ब्रजेश पाठक को स्वास्थ्य और चिकित्सा मंत्रालय सौंपा गया है, जबकि स्वतंत्र देव सिंह को जल शक्ति मंत्री बनाया गया। चौधरी लक्ष्मी नारायण को गन्ना विकास मंत्री का प्रभार सौंपा गया। इसके अलावा यूपी चुनाव में कुछ महीने पहले कांग्रेस से बीजेपी में गए जितिन प्रसाद को सीएम योगी ने लोक निर्माण विभाग की जिम्मेदारी सौंपी। 12 सूत्रीय मांगों को लेकर ट्रेड यूनियनों की हड़ताल आज दूसरे दिन भी जारी है। पहले दिन ट्रांसपोर्ट और बैंकिंग से जुड़े काम ठप रहे। इसका असर देश भर में पड़ा। आज दूसरे दिन भी बंद का असर दिख रहा है। बता दें कि बैंकों के निजीकरण, अन्य सरकारी कंपनियों को बेचने के विरोध में यूनियन बंद पर गए हैं। कच्चे तेल की कीमतें लगातार नीचे आ रही हैं। सोमवार को भी कच्चे तेल के दाम 450 रुपए बैरल गिरकर 8,120 रुपए प्रति बैरल हो गए। वहीं इसके बावजूद देश में पिछले 8 दिन से पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ती जा रही है। आज भी 8 दिन में 7वीं बार तेल की कीमत बढ़ाई गई है। वहीं पेट्रोल की कीमत में 80 पैसे और डीजल में 70 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी कर दी गई। पूरे देश में बीते 8 दिनों में 7वीं बार पेट्रोल और डीजल के दाम में बढ़ोतरी की गई। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में आज पेट्रोल के दाम में 88 पैसे बढ़ाई गए हैं, जिसके बाद पेट्रोल की कीमत 112 रुपए 50 पैसे हो गई है। तो वहीं डीजल की कीमत 75 पैसे बढ़ने के बाद 95 रुपए 86 पैसे प्रति लीटर है। देश भर के साथ छत्तीसगढ़ में भी पेट्रोल और डीजल के दाम में बढ़ोतरी हुई है। रायपुर में आज पेट्रोल के दाम 83 पैसे बढ़े हैं, जिसके बाद पेट्रोल की कीमत 106 रुपए 6 पैसे हो गई है। तो वहीं डीजल के दाम में 84 पैसे की बढ़ोतरी के साथ 97 रुपए 37 पैसे पर अब है। क्रिसिल रिसर्च की एक रिपोर्ट के मुताबिक ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के नुकसान की भरपाई के लिए पेट्रोल और डीजल की कीमत में 15 से 20 रुपए का इजाफा करना होगा। इस लिहाज से देखें तो पेट्रोल और डीजल की कीमत में अभी और 18 रुपए की बढ़ोतरी हो सकती है।
महाराष्ट्र सरकार ने एक अहम फैसला लिया है। राज्य के गृह विभाग ने लॉकडाउन के दौरान नियमों का उल्लंघन करने पर दर्ज सभी मुकदमों को वापस लेने का फैसला किया। इस प्रस्ताव को मंजूरी के लिए कैबिनेट के सामने रखा जाएगा। वहां से मंजूरी मिलते ही सभी दर्ज मामलों को वापस लेने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। देश में जानलेवा कोरोना वायरस महामारी के नए मामलों में आज मामूली गिरावट दर्ज की गई। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 1259 नए केस सामने आए और 35 लोगों की मौत दर्ज की गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक कल देश में 1705 लोग ठीक हुए हैं, जिसके बाद अब एक्टिव मामलों की संख्या घटकर 15,378 पर है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण मुहिम के तहत अभी तक कोरोना वायरस रोधी टीकों की 13 करोड़ से ज्यादा खुराक दी जा चुकी है। कल 25,920,407 डोज दी गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक स्वास्थ्य कर्मियों को, कोरोना योद्धाओं को 2 करोड़ से ज्यादा एहतियाती टीके लगाए गए हैं। राजधानी रायपुर में स्वास्थ्यकर्मी आज से स्कूलों में जाकर टीका लगा रहे हैं और इसके लिए जिले के 40 स्कूलों को चिन्हित किया गया। अब तक जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज में टीका लगाया जा रहा था। अब जल्द ही पूरा लक्ष्य पूरा करने के लिए स्वास्थ्य और शिक्षा विभाग ने तैयारियां कर ली हैं। बता दें कि 12 से 14 साल के बच्चों को फोकस किया जाएगा। मध्य प्रदेश में 12 से 14 साल के बच्चों की वैक्सीनेशन में रफ्तार धीमी हो चुकी है। स्कूल रीओपन होने के बाद भी केवल 5,000 बच्चों को ही टीका लग पाया है। वहीं 250 कैंप लगाने के बाद भी बच्चे यहां नहीं पहुंच रहे। बता दें कि स्वास्थ्य विभाग ने रोजाना औसतन 10,000 बच्चों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा है। प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पीएबी आरक्षक भर्ती परीक्षा में हुई कथित गड़बड़ी पर कहा है कि रिजल्ट स्पष्ट आया है और अगर किसी ने इस तरह का कूट रचित काम किया है तो उसकी जानकारी दें। साथ ही गृह मंत्री ने यह भी कहा कि मामले में वरिष्ठ अधिकारियों को मैप आईटी के माध्यम से जांच के निर्देश दे दिए हैं। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा के ट्वीट पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि कश्मीर में मकान बनने शुरू हो गए हैं और ये 2 राज्यों का मामला है। वहीं तन्खा के ट्वीट पर गृह मंत्री ने कहा कि जो सवाल उठा रहे हैं वो भी सामने आए और खुलकर बताएं कि वो क्या चाहते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने अपने निवास पर पूर्व कैबिनेट की चिंतन बैठक बुलाई है। 4 अप्रैल को होने वाली इस बैठक में सरकार के समय हुए जनहितैषी योजनाओं के प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी दी जाएगी। वहीं बैठक में कांग्रेस के फ्रंट ऑर्गेनाइजर के प्रमुख भी शामिल होंगे। भोपाल में बिजली आउटसोर्स कर्मचारियों को ऊर्जा मंत्री ने बोनस के निर्देश जारी कर कर्मचारियों को तोहफा दिया है। हर साल आउटसोर्स बिजली कर्मचारियों को 7,000 रुपए का बोनस मिलेगा। ऊर्जा मंत्री ने जानकारी देते हुए सभी आउटसोर्स कर्मचारियों को बधाई दी। रायपुर में स्कूलों के सफाई कर्मचारी भी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। बता दें कि आज प्रदर्शनकारी शिक्षा मंत्री के बंगले का घेराव करने वाले थे, लेकिन जिला प्रशासन ने रैली निकालने की अनुमति नहीं दी। वहीं प्रदेश के लगभग 44,000 से ज्यादा सफाई कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं। ट्रेड यूनियन के प्रदेशव्यापी हड़ताल का आज दूसरा दिन है। ट्रेड यूनियनों की हड़ताल से बैंक, टेलीकॉम समेत कई सेक्टर के कामकाज प्रभावित हो रहे हैं। बता दें कि प्रदर्शनकारी केंद्र की नीतियों के खिलाफ हड़ताल कर रहे हैं। भोपाल नगर निगम के बजट को आज मंजूरी मिल सकती है। बताया जा रहा है कि ये बजट करीब 2,000 करोड़ से 2,700 करोड़ के बीच का होगा। बजट में सीवेज टैक्स को मंजूरी मिलने की उम्मीद है। वहीं केंद्र सरकार की अमृत 2 मिशन के तहत करीब 1,300 करोड़ रुपए के निर्माण की भी तैयारी है। जशपुर जिले में वनकर्मियों की हड़ताल को दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी संघ का समर्थन मिला है। इसी क्रम में आज वनकर्मी और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन करेंगे। बता दें कि 21 मार्च से वनकर्मियों की हड़ताल लगातार जारी है। भिलाई के एक ही परिवार के 4 लोगों की सड़क हादसे में मौत हो गई है। दरअसल परिवार के चारों लोग उत्तर प्रदेश के वाराणसी में सांस का इलाज कराने गए थे। तभी वहां से लौटते वक्त झांसी मिर्जापुर एनएच पर उनकी कार पेट से टकरा गई, जिससे इंजीनियर दंपत्ति, 11 वर्षीय बेटे और सास की मौत हो गई। नारायणपुर में आईडी की चपेट में आने से 2 जवान घायल हो गए हैं। घायलों को जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया। वहीं बताया जा रहा है कि डीआरजी के जवान सर्चिंग पर निकले थे, तभी जिवला पदर मार्ग पर आईडी ब्लास्ट हो गया, जिसकी चपेट में आने से जवान घायल हो गए। रायगढ़ के तमनार पाली घाट पर खड़े डीजल टैंकर में अचानक आग लग गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। शहडोल वन परिक्षेत्र ब्यौहारी के जंगलों में भीषण आग लगी है। आग अब पेट्रोल पंप के पास पहुंचने लगे हैं। वहीं मौके पर मौजूद ग्रामीण आग पर काबू पाने का प्रयास कर रहे हैं। बता दें कि वन अमले के कोई भी अधिकारी अब तक वहां नहीं पहुंचे हैं। भिलाई में सेक्स एक्सटॉर्शन मामले में गिरफ्तार आरोपी ने बड़ा खुलासा किया। उसने बताया कि उसकी गैंग ने अब तक 910 लोगों को अपना शिकार बनाते हुए 3 करोड़ से अधिक की वसूली कर चुका है। बता दें कि आरोपी वकील अहमद को हरियाणा के मेवात से 14 मार्च को गिरफ्तार किया गया था। उसके खिलाफ कई राज्यों में केस दर्ज है। कवर्धा के पंडरिया रेंज के छिंदेरी गांव के जंगलों में आग लग गई है। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम आग बुझाने में जुटी हुई है। दरअसल इस साल गर्मी आते ही जंगल में आग लगने की घटनाएं बढ़ रही हैं।
पेंड्रा जिले में पुलिस विभाग ने तुहर पुलिस तुहर द्वार कार्यक्रम शुरू किया है। कार्यक्रम के तहत चलित थाना से पुलिस गांव-गांव जाकर जनता के बीच बेहतर संबंध बनाने का प्रयास करेगी। बता दें कि पुलिस अधीक्षक ने सभी थाना प्रभारियों को अलग अलग ग्रामों में चलित थाना लगाए जाने के निर्देश भी दिए, जिसके तहत कई गाँव में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विदिशा के शमशाबाद थाना पुलिस ने छेड़छाड़ के आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी 12 साल की बच्ची के साथ छेड़छाड़ की वारदात को अंजाम दे रहा था, तभी रहवासियों ने रंगे हाथों आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। छेड़छाड़ करने वाला आरोपी नाबालिग बच्ची के पिता का दोस्त है। रायपुर के रविशंकर यूनिवर्सिटी मैदान में सड़क हादसे में 3 लोग घायल हुए हैं। घायलों को एम्स अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। दरअसल कार सीखने आई युवती की कार अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई, जिससे एक युवक सहित 3 लोग घायल हो गए हैं। घटना सरस्वती नगर थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। अंबिकापुर में रेल लाइन के विस्तार के कारण 37 दिनों के लिए अंबिकापुर जबलपुर ट्रेन को रद्द कर दिया गया है। आज से 4 मई तक ट्रेन नहीं चलेगी, जिसकी वजह से यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। बता दें कि जबलपुर के लिए एक ही ट्रेन होने के कारण यात्रियों की संख्या यहां ज्यादा रहती है। सूरजपुर जिले के कुदरगर वन परिक्षेत्र में तेंदुए ने बकरी पर हमला कर दिया, जिससे एक बकरी की मौत हो गई है। वहीं बता दें कि इन दिनों जिले के जंगलों में भीषण आग लगी हुई है, जिसकी वजह से जानवर गांव की ओर पलायन कर रहे हैं। जंगली जानवरों के दिन दहाड़े गांव में आने से ग्रामीण भी दहशत में हैं। प्रदेश में लगातार गर्मी बढ़ रही है। वहीं मार्च के महीने में ही मई वाली गर्मी का एहसास होने लगा है। राजस्थान से आ रही हवाओं की वजह से गर्मी बढ़ रही है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर पश्चिम से गर्म और शुष्क हवा से तापमान में बढ़ोतरी होगी और आने वाले दिनों में गर्मी और बढ़ने के आसार जताए जा रहे हैं। वाशिंगटन स्थित इंटरनेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स एंड रिलीजियस फ्रीडम ने माना है कि कश्मीरी पंडितों का 1989 से 1991 के दौरान नरसंहार किया गया था। रविवार को हुई विशेष सुनवाई में करीब 12 कश्मीरी पंडितों ने गवाही देते हुए अपने परिजनों के साथ हुए जुल्मों की दास्तान पेश की। आयोग ने भारत सरकार और जम्मू कश्मीर की सरकार को इसे नरसंहार मानते हुए दोषियों पर सख्त सजा का आह्वान किया। महिलाओं की आजादी पर कड़े से कड़े प्रतिबंध लगाने के लिए मशहूर तालिबान अब अफगानिस्तान में पुरुषों पर भी कई तरह की पाबंदियां लगा रहा है। हाल ही में तालिबानी शासन ने पुरुषों के लिए एक आदेश जारी किया। इसके तहत सरकारी कर्मचारियों को दाढ़ी रखने के आदेश दिए गए हैं। आदेश नहीं मानने पर नौकरी से निकाला जाएगा। पाकिस्तान की इमरान सरकार के खिलाफ संसद में अविश्वास प्रस्ताव पेश हो गया है। इस पर 31 मार्च को बहस और फिर वोटिंग होगी। सरकार बचाने के लिए इमरान ने सबसे बड़ी सूबे पंजाब में अपनी पार्टी का सीएम हटाकर गठबंधन छोड़कर जा रहे सहयोगियों को कुर्सी सौंप दी। उधर विपक्षी गठबंधन पाकिस्तान डेमोक्रेटिक फ्रंट ने शहबाज शरीफ का नाम पीएम फेस के तौर पर चुना है। चीन के लिए पीएम इमरान अब सिरदर्द बन चुके हैं। वो चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी कि सीपीईसी के लिए अड़चन बनते जा रहे हैं। दरअसल चीन का ड्रीम प्रोजेक्ट सीपीईसी इमरान राज में पटरी से उतर गया है। वहीं इमरान के विरोधी खेमों से आ रहे बयान भी इस बात का सबूत है कि उन्हें गद्दी से उतारने की स्क्रिप्ट चीन में ही तैयार की गई है। इजराइल के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट का 2 अप्रैल को प्रस्तावित 4 दिवसीय भारत का दौरा टल गया है। दरअसल वो फैसला उनके कोविड पॉजिटिव आने के बाद लिया गया। नफ्ताली का ये पीएम के रूप में पहला भारत दौरा था। अमेरिका के रक्षा विभाग पेंटागन ने कहा है कि पूर्वी यूरोप में नाटो की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए वो नौसेना के 6 विमान तैनात कर रहे हैं। ये विमान इलेक्ट्रॉनिक युद्ध में विशेषज्ञता रखते हैं। इसके अलावा अमेरिकी पूर्वी यूरोप में लगभग 240 नौसैनिकों को तैनात किया गया। रूस और यूक्रेन के बीच जंग 34वें दिन भी जारी है। रूसी सेना लगातार यूक्रेनी शहरों में मिसाइलें दाग रही है। वहीं रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया जा रहा है। मारियोपोल शहर में सबसे ज्यादा तबाही हुई है। ये शहर 90% खंडहर में तब्दील हो चुके हैं। मारियोपोल के मेयर ने कहा कि हमले के बाद से अब तक लगभग 5000 लोग मारे जा चुके हैं। वहीं शहर में अब भी 1.5 लाख लोग फंसे हुए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि वो पुतिन को सत्ता से हटाने वाले बयान को लेकर माफी नहीं मांगेंगे। हालांकि बाइडेन ने कहा कि मैं अपनी बात से पीछे नहीं हट रहा, मैं नीति परिवर्तन की बात कर रहा हूं। मैंने जो महसूस किया और वो कहा और मैं इसके लिए माफी नहीं मांगूंगा। यूक्रेन ने मंगलवार से रूस के साथ शुरू हो रही वार्ता में सीज फायर का रास्ता खोलने की उम्मीद जताई, लेकिन अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि पुतिन सुलह के मूड में नहीं है। वहीं ब्रिटेन ने ऐलान किया है कि वो यूक्रेन को स्टार स्ट्राइक सिस्टम देगा। रूस ने परमाणु हमले की धमकियां दी हैं, जिसके बाद ब्रिटेन ने यह फैसला लिया। ब्रिटेन की तरफ से रूस को एक ऑफर दिया गया है। ब्रिटेन की विदेश मंत्री लीज ट्रस ने कहा है कि अगर रूस जंग को खत्म करता है और यूक्रेन से अपनी सेना को वापस बुलाता है तो ब्रिटेन रूस और उसकी कंपनियों पर लगे प्रतिबंध हटा देगा। रूस यूक्रेन के बीच अब तक 28 फरवरी, 1 मार्च और 7 मार्च को शांति वार्ता हो चुकी है, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद कोई ठोस नतीजा नहीं निकल सका है। इसलिए दोनों ही देशों के नेताओं की मंगलवार को एक बार फिर से तुर्की के शहर इस्तांबुल में बैठक होने वाली है। इस दौरान जंग को रोकने को लेकर दोनों देशों के नेता बात कर सकते हैं।
यूक्रेन में अब तक 78,000 करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका है। राजधानी कीव, लीव समेत कई शहरों के रिहायशी इलाके पूरी तरह से बर्बाद हो गए हैं। वहीं खार्किव के 30% से अधिक नागरिक युद्ध के चलते शहर छोड़कर जा चुके हैं। रॉकेट हमले से एक तेल डिपो प्रभावित हुआ है। वहीं बीते कुछ दिनों में रूसी मिसाइलों ने 6 तेल डिपो को तबाह कर दिया है। यूक्रेन फोर्सेस की एक स्पेशल यूनिट ने दावा किया है कि उसने कीव की तरफ जा रही रूसी सेना के एक 64 किलोमीटर के काफिले को तबाह कर दिया है। द गार्जियन की खबर के मुताबिक यूक्रेन के 30 सैनिकों की एक विशेष यूनिट ने ड्रोन की मदद से रूसी सैनिकों के एक लंबे काफिले पर एक के बाद एक कई हमले किए।